हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं ये दो चैप्टर बिल्कुल एक से हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक से। तो दोनों के मैं आपको पॉइंट बताता जा रहा हूँ। पहला पॉइंट जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये है G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि दो मासेज हैं m1 m2, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन फोर्स इतना होता है मास के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी तरह से कूलम्स का है, तो कूलम में दो चार्जेज है Q1 एंड Q2, तो उनके मध्य जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। यदि वो सेम पोलरिटी के हैं तो रिपल्सन होगा, अपोजिट पोलरिटी के हैं तो अट्रैक्शन होगा। तो वो फोर्स इसके बराबर होता है K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर किसी मास के कारण किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। यूनिट मास पर जो फोर्स लगता है उसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। वो ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। उस ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जिधर वो मास, उस पॉइंट पर रखा हुआ जो मास जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अट्रैक्टिव है और ये P पॉइंट है। इस पर फील्ड का मान अपने को डिटरमाइन करना है, तो डायरेक्शन तो ये होगी और फील्ड होगा Gm बटे आर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट मास पर लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब आ जाते हैं कूलम पर। कूलम पर Q चार्ज के कारण R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस Q2 को 1 कर दो तो K Q बटे आर स्क्वायर होगा। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा, तो डायरेक्शन इधर होगी। अब अपन आ जाते हैं यूनिट पर। यहाँ पर यूनिट मास पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट जो होगी वो होगी फोर्स बटे मास, तो ये होगी न्यूटन पर केजी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, चार्ज की यूनिट कूलम हो गई। ये इस तरह की बातें हैं। अब नेक्स्ट है कि अपन इन्फिनिटी को रेफरेंस मान के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। तो पहले ये बताना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेफरेंस पोजीशन से उस पोजीशन तक लाने में, यूनिट मास को लाने में ग्रेविटी के द्वारा जितना वर्क होता है उसका नेगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। तो जब हम इन्फिनिटी को रेफरेंस मान रखा है, कहीं इन्फिनिटी से यहाँ तक मास को लाए तो फोर्स वेरिएबल है, इसलिए वो वर्क डन ऐसे निकाला जाता है। यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स जब x दूरी पर मास है तब ये फोर्स है यूनिट मास पे, इसमें dx का मल्टीप्लाई करके इन्फिनिटी से a तक इंटीग्रेट कर दो तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये जो है, मैं ये नहीं बताना चाहता कि dx नेगेटिव है और फिर फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा उसका भी नेगेटिव करेंगे तब जाके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा। तो चलो पहले वर्क ही निकाल लेते हैं, लेकिन वर्क निकालते वक्त यहाँ माइनस dx लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब इधर से आ रहे हैं तो x कम हो रहा है, तो dx खुद नेगेटिव है, तो dx को तो कम से कम पॉजिटिव बना लें। तो ये फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, ये पॉजिटिव आना चाहिए। आप पूछो क्यों आना चाहिए पॉजिटिव? पॉजिटिव इसलिए आना चाहिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन पे, तो वर्क डन पॉजिटिव ही होगा, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। और इसका नेगेटिव होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल ऐसे ही डिफाइन करेंगे
वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस ऑफ दिस होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से a gm बाई एक्स स्क्वायर माइनस dx। अब ये हो जाएगा gm बाई एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी से a, तो ये आ जाएगा माइनस gm बाई। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की यूनिट की बात आएगी, तो ये वर्क डन है इन ब्रिंगिंग यूनिट मास, तो इसकी यूनिट हो गई वर्क अपॉन मास। वर्क की यूनिट है जूल, तो पोटेंशियल की यूनिट हो गई जूल पर केजी, ये यूनिट हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे यहां मास की जगह चार्ज होगा, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाए होंगे, लेकिन ये लॉ ऐसा ही है जैसा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लेकिन कांस्टेंट अलग अलग है। यहाँ कैपिटल जी कांस्टेंट है, वहां कूलम कांस्टेंट के है, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी से ए तक। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा और हम यूं ला रहे होंगे, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अब यहां तक की क्वांटिटी ये पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, dx नेगेटिव है, फिर नेगेटिव लगा दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये तो मैग्नीट्यूड है तो ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 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 हो गया। मुझे वर्क डन नेगेटिव लाना है, क्योंकि वर्क डन तो नेगेटिव ही है। क्यों नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर रहा है, तो फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन नेगेटिव है। लेकिन मुझे पोटेंशियल लाना है, तो फील्ड के द्वारा जो वर्क होता है उसका भी नेगेटिव होता है पोटेंशियल, तो एक नेगेटिव और लगेगा, एक नेगेटिव और लगेगा। अब आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, माइनस 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 नेट रह गया माइनस, माइनस रह गया। अब एक उसमें माइनस आएगा, माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये आ गया के क्यू अपॉन ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, एक माइनस वन अपॉन एक्स, फिर इन्फिनिटी से लेके करेंगे, तो ए पुट करेंगे और फिर माइनस के क्यू बाई इन्फिनिटी जो जीरो हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी स्केलर है, क्योंकि ये भी वर्क डन है या एनर्जी है, ये भी वर्क डन है या एनर्जी है, इट इज स्केलर। अब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो कई चार्जेस के कारण जब पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे होंगे तो स्केलर सम करें। हाँ, वो प्लस माइनस तो हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल देता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल देता है, तो एक एक चार्ज की वजह से अपन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे और उनका स्केलर सम ले लेंगे। अब आती है इसकी यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है जूल पर कूलम, क्योंकि एक कूलम को ला रहे थे। फिर आप पूछोगे ये एक कूलम का क्या मतलब है और यहाँ एक केजी का क्या मतलब है, तो ये बातें अपन डेली लाइफ में भी करते रहते हैं। सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी वाला पर यूनिट मास के दाम बता देता है। कोई चीज़ बहुत महंगी है तो वो उसने यूनिट पाव बना रखी है कि एक पाव जी 20 रुपए के, तो उसकी यूनिट हो गई पाव, 80 रुपए पर केजी होगी। सोनार जो है पर ग्राम में बताता है सोने की रेट, वहाँ केजी में नहीं बताएगा कि ग्राम में ही खरीदने जाएंगे, तो यूनिट का मतलब। अब बोले सब फिर ये तो क्लियर नहीं हुआ कि यूनिट का मतलब ये है कि हम एक कूलम की जगह 100 कूलम लाते तो कितना वर्क करना पड़ता, फिर एक मल्टीप्लाई करना रहेगा। सब्जी वाले की रेट में हम कितनी सब्जी खरीद रहे हैं उस मास का गुणा करके अमाउंट आ जाती है, ऐसे ही यहाँ पर चार्ज का मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इटसेल्फ इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज। ऐसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास। ये एनालिसिस होगी। अब आगे बढ़ते हैं।
ये अपनी रिंग है, इस रिंग के कारण ए और यहाँ से x दूरी पर m मास है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अभी हम बता के चुके थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हर कतरे के कारण एक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान है। कैसे? कि हर कतरा कोई भी जो कतरा है, कोई भी डीएम मास, वो कितनी दूरी पर है, यहाँ से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट दूरी पर है। तो हर मास इतना देगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी डी एम अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अभी फार्मूला बता के चुके हैं विद माइनस साइन। तो क्योंकि हर कतरा इसके एक्सिस पर इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल, इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल। ए रेडियस है, एक्स ए दूरी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट पर है ये पॉइंट हर कतरे से, इस रिंग के हर कतरे से। तो कोई कतरा ये दे रहा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये डी बोला जाएगा, डी वी बोल दो। पूरा वी, पूरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा टी एम सारे जुड़ करके माइनस जी एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब प्रश्न उठता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा कहाँ होगा? मैग्नीट्यूड, अरे सब वहां होगा मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा जहां ये वैल्यू सबसे कम होगी। तो मैग्नीट्यूड तो सबसे ज्यादा होगी, लेकिन नेगेटिव है तो ये सबसे कम वैल्यू बोली जाएगी। तो अब इसका ग्राफ यदि बनाया जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सिस पर, तो यहां पर जो पोटेंशियल है वो है माइनस जी एम बाई ए। ये जी एम बाई ए, अब यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे बोल तो दिया। फिर जितना अपन यहां से यूं चलते चले जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कम होती जा रही है। एक्स बन गया इन्फिनिटी, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये ग्राफ है, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। ये ग्राफ टाइप का है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस इसका। यदि यही ग्राफ अपन बनाते, क्यू चार्ज की रिंग है, तो इसका ये ग्राफ बनेगा। यहां आंसर होगा उसी तरह से के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहां होगा, मैग्नीट्यूड में भी और वैसे भी, क्योंकि यहां पॉजिटिव है पोटेंशियल। यहां पर क्या हाल है, जहां मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा है तो नेगेटिव की वजह से वो सबसे कम बोला जाएगा। यहां पर जीरो मैक्सिमम है। यहां पर ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट का ग्राफ है। ये जी एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट का ग्राफ है माइनस। ये बिल्कुल एक से चल रही है दोनों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन। अब किसी ने कहा कि हमें ये तीन हैं, दो मासे m1 और m2, इनकी सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ऐसे पूछा जाए। तो इसका तरीका है कि एक मास की वजह से उसकी कुर्सी का पता लगा लिया जाए, उसकी पोजीशन का पता लगा लिया जाए। पोजीशन, कुर्सी, यहाँ पर सब मैं पोटेंशियल को बोलता हूँ पोटेंशियल, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन होती है। पोजीशन कुर्सी की वजह से होती है। कुर्सी, किसको कितनी बड़ी कुर्सी मिल गई उसकी वजह से होती है। तो उस कुर्सी की वजह से उसमें कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क आ जाती है। ठीक है। तो जो कुर्सी होती है फिर उसमें उसके मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऊंची कुर्सी हो, पीएम की कुर्सी हो, और उस पर लालू यादव को बैठा दिया जाए, तो पीएम की कुर्सी भयंकर पॉजिटिव वैल्यू है, पीएम की कुर्सी है भयंकर पॉजिटिव है, और उस पर नेगेटिव मेंटेलिटी का आदमी बैठा दिया जाए तो एनर्जी नेगेटिव होगी। गुणा करना है आप। तो
यहाँ पर क्या है, इस m1 के कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो -Gm1/a है और इसमें बैठने वाला m2 है, तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी -Gm1a। फिर हमसे किसी ने पूछा कि इन दो मास को इन्फिनिटी पर फेंक दिया जाए तो कितने खून पसीने, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हमने ये कैलकुलेशन वैसे ही थोड़ी कर रखी थी। इसका मतलब ही ये था कि m2 मास को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में ग्रेविटी ने इतना पॉजिटिव वर्क करा होगा, और जब यहां से कपड़े छुड़ाएंगे इसको इस मास से और इसको दूर ले जाएंगे तो कितने खून पसीने बहाने पड़ेंगे, उतने ही बहाने पड़ेंगे जितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो ये है, और इन्फिनिटी पर एक कोई मान लो इन्फिनिटी, दोनों को सेपरेट कर दो तो इन्फिनिट है, या एक को ही पटको दूसरे को इन्फिनिट कर दो तो भी एक ही बात है। तो अब एनर्जी हो गई सिस्टम की 0। तो तुमने इसको नेगेटिव एनर्जी से 0 तक पहुंचाया है, तो इस एनर्जी का डिफरेंस कर लेते, वही तो वर्क करना पड़ा है। तो 0 में से इसे घटा दो तो Gm1m2/a, ये हो गया वर्क डन इन सेपरेटिंग दीज टू मासेस अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे आप समझते हो कि किसी पत्थर को ग्राउंड फ्लोर से छत पर पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ता है, उतना ही वर्क करना पड़ता है कि जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई है। तो जो इंक्रीज हो गई है वो खून पसीने बहाए हैं अपने ग्रेविटी के अगेंस्ट में, जब उसको छत पर रख के आए पत्थर को, तो कितना, तो हम थोड़ी सी हाइट के लिए जी को कांस्टेंट मानते हैं, थोड़ी सी हाइट के लिए। ज्यादा हाइट पे तो यही फार्मूले लगेंगे, तो थोड़ी हाइट के लिए फार्मूले mgh लग जाता है, क्योंकि थोड़ी हाइट के लिए g कांस्टेंट है, तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स है। उस फोर्स के अगेंस्ट में h हाइट रेज करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो फोर्स इंटू h करना पड़ेगा, mgh करना पड़ेगा। और यहाँ पर इस पोजीशन से इन्फिनिटी तक पहुंचाने में इन्फिनिटी वाली पोटेंशियल एनर्जी में से इस पोजीशन वाली पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दो, ये वर्क करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि हम इन्फिनिटी पर नहीं पहुंचा रहे, हम तो b दूरी पर पहुंचा रहे हैं, तो उसमें भी क्या, जब वो b दूरी पर है तो उस दूरी पर इनके वो निकाल लो कि क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इस दूरी पर, तब -Gm1m2/b है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो जो चीज माइनस है वो प्लस हो जाएगी, माइनस और माइनस दिस, तो ये हो जाएगा। तो हमें इतना वर्क करना पड़ेगा टू सेपरेट। मानो ये पहले 1 किलोमीटर दूर थे या 1000 मीटर दूर थे, 2000 मीटर पे ले गए तो यहाँ 2000 होगा, और जो 1000 दूरी पर जो एनर्जी थी वो माइनस कर देंगे। जब वो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 1000 फुट होगा, यहाँ 2000 फुट होगा, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। इतना ही वर्क करना पड़ेगा अपने सेपरेट करने में। अब ये हाल अगर हम ये करें, चार्जेज की बात कर लें, तो चार्जेज में ये कैसे यूज होगा, चार्जेज में ऐसे यूज होगा, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, ये दोनों थे क्यू चार्ज एंड क्यू चार्ज, ये दोनों थे ए दूरी पर और ये रिपल हो रही थी। तो इसको यदि हम रिपल हो रहे हैं, हम इसको ए दूरी से पास में लाएं, तब हमको खून पसीने बहाने पड़ेंगे, तब हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपल हो रहे हैं और हम पास ला रहे हैं। तो पास लाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, जो खून पसीने बहाने पड़ेंगे, उससे इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वही तो निकाल लो। अब एक बच्चा जिसकी लेवल बहुत ही, अभी वो जेईई मेंस में भी सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, और उसके तुमने आईआईटी एडवांस में सिलेक्शन करा दिया, तो कितने खून पसीने बहाएंगे, किसी को कुछ है ही। आईआईटी जेईई एडवांस की लेवल और जो लेवल से पढ़ाना चालू करा था, उन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही यहां होता है कि यहां पर क्यू चार्ज है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी kq²/a। अब ये रिपल कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनको छोड़ दोगे दूर तो अपने आप भाग जाएंगे। तो किसी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए
हमको मेहनत करनी पड़ती है। घट तो खुद ही जाती है, घटने में क्या है, आवारा बच्चा तो वैसे ही हो जाता है। ऐसे कोई माँ बाप थोड़ी चाहते हैं कि यार मुझे एक काम करना है कि बच्चे को आवारा बनाना, तुम्हें क्या करना है, आवारा खुद ही बन जाएगा। उसको रोको कि वो दिन रात मोबाइल ना देखे, दिन रात ना देखे मोबाइल, केक यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो एनर्जी है पॉजिटिव, अब इसको बी दूरी पे लाना है, इनको यहाँ पास बी दूरी पे ले आए तो अब इस सिस्टम की एनर्जी के की स्क्वायर बाई बी हो गई। नाउ बी इज लेस देन ए, तो बी लेस है तो ये क्वांटिटी बड़ी है, इसको तो सभी जानते हैं। अब इसमें से घटा दो तो इतने खून पसीने बहाने पड़ेंगे, इतना वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा, जो करना पड़ा फील्ड के अगेंस्ट में, कूलम फोर्स के अगेंस्ट में, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और जो है, और हमको जो वर्क करना पड़ा पॉजिटिव। अब किसी ने कहा साहब हमें क्या पहचान कि वर्क कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, आपको तो इतना बड़ा अनुभव है, आपकी तो उम्र भी काफी है, इसलिए आप तो एकदम बता देते हो। इन बातों को हमको भी तो बताओ कि हम कैसे बताया करेंगे। तो मैं आपको तरीके बता देता हूँ और धीरे धीरे बता देता हूँ। आपको लगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, तब कह दिया करना वर्क पॉजिटिव है। तो ये क्या है, क्यू चार्ज दोनों रिपल कर रहे हैं, तो एक को फिक्स करके मानो तुम एक को ला रहे हो तो रिपल्सन इधर है, लेकिन आपको फोर्स इधर लगना पड़ रहा है और इधर ही आप डिस्प्लेस कर रहे हैं। अच्छा, इधर ही डिस्प्लेस कर रहे हो, इधर ही फोर्स लगा रहे हो, तो आपके द्वारा वर्क डन पॉजिटिव, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव। बोला ठीक है। बोला साहब फील्ड के द्वारा वर्क डन क्या है, साफ मालूम है नेगेटिव। कैसे, जब हम इसको पास ला रहे हैं तो फील्ड तो इधर लगा रहा है फोर्स, क्योंकि ये तो इसको रिपेल कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फील्ड तो नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो जब फील्ड नेगेटिव वर्क करता है तो समझ लो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, समझ लो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है जब फील्ड नेगेटिव करती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होता है उसका नेगेटिव होती है। तो बोला फील्ड नेगेटिव वर्क करे तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। इसके लिए मेरे पास एक सटीक एग्जाम्पल है, सटीक। बोला वो बता दो आप। पत्थर ऊपर से गिर गया तो ग्रेविटी ने कैसा वर्क करा, बोला सब पॉजिटिव। पत्थर की एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, बोला सब घट रही है। तो आ तो गया समझ कि जब फील्ड पॉजिटिव वर्क करेंगे पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, जब नेगेटिव करेंगे। और एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा उल्टा कर लो, पत्थर को हम ऊपर ले आए ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे, ग्रेविटी नेगेटिव कर रही थी, एक्सटर्नल एजेंसी पॉजिटिव कर रही थी। हम उठा के ला रहे हैं पत्थर, हम फोर्स भी ऊपर लगा रहे हैं, पत्थर भी ऊपर चल रहा है, तो हमारे द्वारा वर्क डन पॉजिटिव है, ग्रेविटी के द्वारा नेगेटिव। तो बस कैसे भी करो, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जैसा वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी का साइन का चेंज का साइन वैसा ही होगा, और फील्ड के द्वारा जैसा वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का साइन उसका उल्टा हो। ये हो गया, तो ये वर्क डन हो गया भाई एक्सटर्नल एजेंसी, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज भी हो गई है, क्योंकि की स्क्वायर बाई बी जो है वो बड़ा है, क्योंकि बी जो है छोटा है ए से। चलो ये बात हो गई। तो आप बोलोगे इन दो चार्जेस से कोई काम थोड़ी चलेगा। अपन बात कर लेते हैं तीन चार्जेस की, सिस्टम की बात कर लेते हैं। सिस्टम में फिर टेक इन टू एट ए टाइम लिए जाएंगे, टेक इन टू एट ए टाइम, तो सिस्टम की एनर्जी निकालने पड़ेगी। फिर आप पूछोगे सिस्टम टेक इन टू एट ए टाइम कैसे लिए, वही है कि Q1 Q2 बटे ए या बी या सी, जो भी दूरी है। माने ये सब ए दूरी पे थे, रिपल होके बी दूरी पे पहुंच गए, ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे बी दूरी पे। उसमें आपको खून पसीने नहीं बहाने। क्यों नहीं बहाने, एक्सटर्नल एजेंसी को रिपल कर रहे हैं, अपने भाग जाएंगे, आपको क्या करना है। तो Q Q Q Q Q Q नाउ एट बी दूरी, तो इस सिस्टम की एनर्जी निकाल लो, इसकी निकाल। अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो फील्ड के द्वारा जब वर्क डन कोई पूछा जाए, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो फील्ड के द्वारा जो वर्क डन पूछा जाए पॉजिटिव लिखना, क्योंकि फील्ड के द्वारा जैसा पोटेंशियल एनर्जी यदि घट रही है तो फील्ड के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव। तो अब जो है या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिख देते हैं, फिर कर लेंगे। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल एनर्जी क्या है, इस क्यू की एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाई बी, इन दोनों क्यू की के क्यू स्क्वायर बाई बी, इन दोनों की के क्यू स्क्वायर बाई बी, तो हो गया 3 के क्यू स्क्वायर बाई बी। ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है, 3 के क्यू स्क्वायर बाई बी।
3k² अब जो पूछे वो बता दो। चेंज पूछे तो फाइनल वैसे नीचे लगा दो। वर्क डन पूछे, वर्क डन किसके द्वारा पूछे, फील्ड के द्वारा पूछे तो सोचो, मैंने साइन काफी बताया, खुद ही सोचो। अब माना मास है नहीं, 3 मास है नहीं, मास में भी यही किस्सा है। मास में क्या किस्सा है कि अब सिस्टम की एनर्जी क्या है इनकी, -3 gm²/a। जब भी दूरी पहुंच गई तो -3 gm²/b है। अब ये पास आ जाएंगे अगर इनको फ्री छोड़ दिया तो, क्योंकि अट्रैक्शन, जब ये पास आ रहे होंगे, ऑटोमेटिकली पास आ रहे होंगे तो एनर्जी जरूर घट रही होगी उसकी। इसमें अट्रैक्शन में एनर्जी नेगेटिव होती है, तो दूसरी एनर्जी -3 gm²/b होगी, और b a से छोटा है तो ये मैग्नीट्यूड बड़ी है, और मैग्नीट्यूड बड़ी है और नेगेटिव है, इसलिए एनर्जी छोटी है। तो इनको सेपरेट करने में खून पसीने बहाने हैं आपको इन मासेस को, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्शन में दूर रहना कठिन है। तो मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट और बता देता हूं जीवन की। जो चीज दुनिया में कठिन है उसी में एनर्जी है। अट्रैक्शन में क्या कठिन है, दूर रहना। रिपल्सन में क्या कठिन है, पास रहना। रिपल्सन तो चार्ज रिपल कर रहे हैं, मैं 1 से 4 रिपल कर रहे हैं, उनको दूर करोगे तो उनकी एनर्जी नहीं। रिपल्सन में क्या कठिन है, पास लाना। उनको पास लाने में खून पसीने बहाने पड़ेंगे। इनको अट्रैक्शन तो इनको दूर ले जाने में खून पसीने बहाने। तो जो चीज कठिन है उसी में ज्यादा एनर्जी, जो कठिन। तो अट्रैक्शन में दूर रहना कठिन है और रिपल्सन में पास। अब IIT JEE है, वो बुलाती थोड़ी है किसी को, आ जाओ एडमिशन ले लो, वो धक्का मारती है। फिर अपने को उस धक्का के अगेंस्ट में जो वर्क करना पड़ता है। तो किसी ने उतना वर्क कर लिया तो वो IIT के गेट तक पहुंच गया, एडमिशन हो गया, तो ठीक है, पोटेंशियल नहीं पड़ेगी उसकी, लेकिन उसको इतने खून पसीने बहाने पड़ेंगे, इतना वर्क करना पड़ेगा कि उसको कट ऑफ को पार करना पड़ेगा। बस ठीक है, तो उसको वर्क करना पड़ेगा, मन रूपी फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द माइंड। ये चक्कर है। अब नेक्स्ट आता है, इतने से थोड़ी काम चलेगा भाई। तो ये अब अपन आते हैं कि सैटेलाइट वगैरह जो उसके, अब आपको ये पता हो कि अर्थ जो है, अर्थ सन के अराउंड घूम रही, तो ऐसे थोड़ी कोई घूमता, ऐसे कोई नहीं घूमता। आप लेते हो एक पत्थर, एक लेते हो डोरी, उसमें एक स्पीड दे देते हो, यहाँ उसको बांध देते हो, तो वो चक्कर काटता है। एक स्पीड दी, कहीं फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो वो हमेशा चक्कर काटता है। यहाँ पर वो जो है कील से वो डोरी जो है ये तो पिवटेड है या कुछ यूं है, यूं इस तरह, तो घूम रहा है। अगर ये डोरी टूट जाती तो ये चक्कर नहीं काटेगी, तो आप बोले हाँ बिल्कुल नहीं काटेगा। तो क्यों नहीं काटा, आपने कभी सोचा क्यों नहीं काट रहा चक्कर, क्यों नहीं काटा? क्योंकि एक्चुअल में इसके ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, इसमें एक एक्सेलरेशन है टुवर्ड सेंटर, और एक्सेलरेशन बिना फोर्स के पहले ही नहीं हो सकता दुनिया में, क्योंकि F बराबर है m, M बराबर है, फोर्स होगा तभी एक्सेलरेशन होगा। तो ये डेरिवेशन अलग पार्ट है कि ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी देयर इज एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। सर्कल में घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, लेकिन फिर भी उसमें एक्सेलरेशन है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो वो जो एक्सेलरेशन है या डायरेक्शन को जो चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज हो, उसके लिए कोई फोर्स की जरूरत होती है, और यही तो न्यूटन का नियम है। किसी वस्तु को जैसे लिखते हैं, कोई रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म, अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ, वो होता है v²/r। इसका डेरिवेशन अलग से है, तो उस पर मैं नहीं जा। तो जो है ये सन है और ये अर्थ है, और इसमें एक वेलोसिटी कभी मिल गई होगी, करोड़ों वर्ष पहले कुछ मिल गई होगी, मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा। तो अब इसको एक वेलोसिटी मिल गई, अगर नहीं मिलती तो सीधी अर्थ सन में चली जाती। अब इसको एक वेलोसिटी मिली हुई है, तो जो सन जो इस पर फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, तो बोले सन में क्यों नहीं गिर जाती? अरे गिरे कैसे, वो डायरेक्शन नहीं बदल पाता है बस, क्योंकि इसमें एक वेलोसिटी है, अर्थ में उसको कम कैसे करे कोई।
कम हो सकती है यदि दूसरी तरफ से कोई प्लेनेट आवे और उसी मास का हो या उसी मोमेंटम का हो जो m गुणा v इधर हो और दूसरा m गुणा v, तो दोनों मिलकर के मोमेंटम जीरो हो जाएगा और दोनों प्लेनेट जो है जीरो हो जाएगी और जीरो होते ही वो दोनों प्लेनेट मिलकर के सन की तरफ भाग छुटेंगे। तो फिर इस बात को हम बोलते भी रहते हैं कि अर्थ जो है फ्रीली फॉलिंग है टुवर्ड्स सन। आप बोलोगे फ्रीली फॉलिंग है, आप ये क्या पढ़ाई जा रही है? मैं 100% सही पढ़ा रहा हूं, 100%, 99 नहीं 100%। अर्थ फ्रीली फॉलिंग है टुवर्ड्स सन और मून भी फ्रीली फॉलिंग है टुवर्ड्स अर्थ। सारे सैटेलाइट अर्थ की तरफ, अगर अर्थ के सैटेलाइट है और मंगल के सैटेलाइट है तो मंगल की तरफ फ्रीली फॉलिंग है। नहीं फ्रीली फॉलिंग है तो गिरते क्यों नहीं? और अर्थ क्यों नहीं गिरती सन में? तो मैं पहले आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्रीली फॉलिंग कहते कैसे हैं, फिर आपको भी समझा तो मैं समझा देता। आप पत्थर ऊपर से गिर रहा है तो जब वो गिर रहा होता है तो आप कहते नहीं हो कि पत्थर गिर रहा है, तो आप कहोगे हाँ कहते हैं पत्थर गिर रहा है। तो कब तक कहते हो पत्थर गिर रहा है? जब तक वो जमीन पर गिर जाए। तो ठीक है यहां भी बोलो, तो आपको क्यों कहते हो पत्थर गिर रहा है? आप इसलिए कहते हो पत्थर गिर, उस पत्थर में वही एक्सेलरेशन है अर्थ के कारण जी, तो इसमें भी वही एक्सेलरेशन है सन के कारण। ये तो उसी पत्थर को आप इतनी वेलोसिटी दे दो, उतनी वेलोसिटी दे दो कि वो इसके चक्कर काटने लगे, तो सारी सैटेलाइट में वो वेलोसिटी दी जाती है, उस पर्टिकुलर रेडियस पे वो उतनी वेलोसिटी दी जाती है कि वो जो GMM बटे r स्क्वायर है वो mv स्क्वायर अपना r प्रोवाइड करता रहता है। तो जब तक वो सैटेलाइट अर्थ पे ना गिरेगा तब तक हम फ्रीली फॉलिंग ही तो बोलेंगे। फ्रीली फॉलिंग कहते कैसे हैं? उसमें ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन हो वो एक्सेलरेशन होना चाहिए, उसी को हम फ्रीली फॉलिंग बोलते हैं, फ्रीली फॉलिंग बोलते हैं। तो अर्थ को क्यों नहीं बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग? इस अर्थ में वही एक्सेलरेशन है जो अर्थ के कारण यहाँ पर होना है, जो सन के कारण यहाँ होना चाहिए। बोला आप उस सन के कारण क्या होना चाहिए? अरे क्या है इसमें, क्या है? सन के कारण यहाँ फोर्स निकालो तो G मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है तो इसमें मास ऑफ अर्थ से डिवाइड कर दो। तो मास ऑफ अर्थ पहले लिखो और फिर डिवाइड करो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मास ऑफ अर्थ, तो ये कट गया। तो G m मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सन। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है? अरे ऐसा क्यों नहीं हो? तो फिर प्रश्न क्यों नहीं चक्कर काट रहा अर्थ कह रहा हूं? अरे भाई वैसे तो ये ऐसा होता नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं ये ऐसा नहीं है कि अर्थ सन के अराउंड चक्कर काट रही है। अर्थ सन का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड दोनों घूम रहे हैं, लेकिन सन इतना बड़ा है कि उसका सेंटर ऑफ मास करीब करीब सन में है। एक तरह से अर्थ ही घूम रही है, क्योंकि सन ने अर्थ पे जो फोर्स लगाया अर्थ ने भी सन पे उतना ही तो लगाया, तो फोर्स तो बराबर है लेकिन एक्सेलरेशन बराबर नहीं है। क्यों? जब अर्थ का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हम मास, अर्थ के मास का भाग देंगे और उसमें सन और मास रह जाएगा, जो सन और मास हजारों लाखों टाइम्स अर्थ के मास से, लाखों करोड़ों टाइम्स होगा, मुझे तो डेटा याद नहीं है पर लाखों करोड़ों टाइम्स होगा, तो ये रह जाता है। इसी तरह से ये है कि जब अर्थ है और एक सैटेलाइट है तो दिस सैटेलाइट का मास हैज नो मीनिंग एज कंपेयर टू द अर्थ, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो जो जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, अगर जनरली, क्योंकि ये जो है सारे सैटेलाइट, मैं सारे तो नहीं कहूँगा, इतना नॉलेज तो मुझे भी नहीं है, मैं बेकार में यहाँ गप्पे मारूं, कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जिनके टाइम पीरियड 24 आवर्स हैं वो एक पर्टिकुलर रेडियस पर घूम रहे हैं। तो बोला वो कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि तो जब ये अर्थ घूम रही है तो अर्थ के साथ साथ सैटेलाइट, तो वो जहां पर था उसके साथ साथ ही वो 24 घंटे में अर्थ चक्कर काट देती है 24 घंटे में, तो वो उस जगह से, और वो इक्वेटोरियल प्लेन में घूम रहे हैं। इक्वेटोरियल, अगर वो दूसरे प्लेन में घूमे तो वो खट से अपना प्लेन छोड़ देंगे, वो मैं समझा दूंगा बात, अभी तो पहले ये बात सुन लो आप अपने, पहले ये बात सुन। तो ये जो अर्थ है और ये, तो यहां पर क्या होगा कि mv स्क्वायर अपॉन r बराबर GM बटे r स्क्वायर, इसमें से ये एक m कट गया, ये m किसका? सैटेलाइट का, क्योंकि मैं एक्सेलरेशन किसका निकालने जा रहा हूं। पहले तो चलो फोर्स निकाल, फोर्स निकाल,
फोर्स ऑन सैटेलाइट ड्यू टू अर्थ, ये अब एक्सेलरेशन ऑफ सैटेलाइट m का भाग दे, m कट गया तो gm बटे मास ऑफ अर्थ रह गया अपॉन r स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन क्योंकि ये सर्किल में घुमा दिया, क्योंकि एक सर्किल में उसको सैटेलाइट को उस ऑर्बिट पे जाके परपेंडिकुलर वेलोसिटी दे देते हैं। तो ये जो है और पूरी इसकी नॉलेज चाहिए तो आप जाके जब तुम्हारा IIT में सिलेक्शन हो जाए तो इसरो ज्वाइन कर लेना, वहाँ जाके पता लगेगा। तो gm बटे r स्क्वायर, तो मुझे तो मोटी मोटी बातें पता है, उतनी बातें मैं बता सकता हूँ आपको। तो mv स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन r कर दो इसको, mv स्क्वायर अपॉन r। क्यों आप कहोगे क्यों करते हैं v स्क्वायर अपॉन r? v स्क्वायर अपॉन r इसलिए कर दो बाबा क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इतना ही होता है, इसका अलग से डेरिवेशन यहाँ नहीं बता सकते। तो v ऑर्बिटल आ गई अंडर रूट gm बाई r, आप देख लो आ गई नहीं है, r से r कट गया अंडर रूट, तो दिस इज v ऑर्बिटल। अब ये v ऑर्बिटल है, अब निकालना है अपने को टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालें? इसके सरकमफ्रेंस में स्पीड का भाग है, इसमें क्या आप कोई चक्कर काट रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा कर, गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर की और आपकी रफ्तार 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 4-4.25 घंटे में चक्कर काट। अब जैसे बूढ़े आदमी की 3 किलोमीटर पर आवर है तो मैं 7 घंटे लूंगा। तो इसमें है क्या, इसमें सरकमफ्रेंस में स्पीड का भाग दे दो, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई r अपॉन अंडर रूट gm बाई r। तो टाइम पीरियड क्या आ गया भाई, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई r का 3/2 अपॉन अंडर रूट gm। ये इस तरह से आ गया। अब एक्चुअल में जब न्यूटन ने अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा था तो ये ऐसे ही ना लिख दिया था, उसके एकदम ये दिमाग में नहीं आ सकती थी gm1 m2 बटे r स्क्वायर। उससे पहले भी गैलीलियो केपलर बहुत कुछ लिख चुके थे। तो केपलर ये बात कह चुका था कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड जो घूम रहे हैं या सैटेलाइट प्लैनेट्स के अराउंड घूम रहे हैं, प्रिंसिपल तो एक ही है ना। तो उनका टाइम का स्क्वायर r का 3 के प्रोपोर्शनल है, तो ये चीज तो कांस्टेंट है 2 पाई अपॉन अंडर रूट gm। तो t स्क्वायर बराबर आ गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm r क्यूब। तो यहां से आ रहा है ना t स्क्वायर r क्यूब। तो न्यूटन ने क्या करा होगा कि जब ये चीज पहले लिख गया हो या के लिख गया था तो न्यूटन ने बैक कैलकुलेशन करके टाइम पीरियड से उसे सोचा होगा कि यार लॉ बना दिया जाए। केपलर तो ये कह ही गया है कि टाइम का स्क्वायर, तो केपलर तो कुछ और भी कह गया था। तो उसने बैक कैलकुलेशन करके, अब न्यूटन इंटेलिजेंट तो था ही भाई, तो बैक कैलकुलेशन करके उसने कहा कि लॉ क्या हो सकता है जब टाइम पीरियड ऐसा है। तो अब हम लॉ को लेके चले थे, उससे ऑर्बिटल स्पीड निकाली थी, ऑर्बिटल स्पीड का हमने भाग दिया था सरकमफ्रेंस में, तो हमने टाइम पीरियड निकाला था। उसने कुछ करा होगा न्यूटन ने, अब न्यूटन जाने, न्यूटन का दिमाग जाने, मेरे तो सोचने की ऐसी आदत है, ऐसा कुछ रहा होगा। अब केपलर के लो, अब इंटरेस्टिंग तो ये सब्जेक्ट बोरिंग है, तो इसको कहानी के साथ से इंटरेस्टिंग तो बनाना ही पड़ता है। अब क्या हुआ, तो जनरली जो प्लैनेट्स हैं वो थोड़ा सर्कुलर नहीं घूम रहे, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो फिर और भी बात बताई केपलर ने क्या कहा कि जब प्लैनेट सन के फोकाई पे स्थित है, ये सन है, या तो इस फोकस पे या इस फोकस पे, इस पे होगा तो भी बेसिकली एक ही प्रिंसिपल है, इस पे होगा तो दिस इज इलिप्स। जब इलिप्स में घूम रहे हैं और जब वो यहाँ की एक्सट्रीम और उस दूरी पर होते हैं, मतलब ये तो मैक्सिमम दूरी हो गई और ये मिनिमम दूरी हो गई, तो उसने एक बात कही बड़ी जोरदार, केपलर ने, उसने कहा कि लाइन जॉइनिंग सन टू द प्लैनेट, दिस इज द लाइन जॉइनिंग सन टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओ झाड़ू लगा बोलता हूं मैं इसको, स्वीप झाड़ू लगा रहा है, ये झाड़ू लगा रहा है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इससे बहुत कुछ क्लियर होता है। बोले है अगर ये चीज यहां पर है, झाड़ू यहां पहुंच गई, ये झाड़ू क्या है, लाइन जॉइनिंग सन टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इससे एक बहुत अच्छी बात निकल के आती है। तो आप बोलो क्या निकल के आता है? अरे जब उसने कहा कि कोई टाइम फिक्स कर दिया आपने 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट, तो यहां भी 3 मिनट में कितना एरिया स्वीप होगा, झाड़ू लगेगी और यहां,
तो 3 मिनट में जो ये एरिया होगा वही 3 मिनट में ये एरिया होगा। लेकिन ये तो झाड़ू लंबी है और ये झाड़ू छोटी है, तो ये ऐसे कैसे हुआ होगा? इसलिए हुआ होगा कि जो बाई झाड़ू लगा रही है, जो बाई झाड़ू लगा रही है, ये छोटी झाड़ू से लगा रही है तो वो तेज लगा रही होगी, तो ये बेस ज्यादा रहा होगा। और ये बात लॉ से भी क्लियर होती है। जब प्लेनेट सन के पास आता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, और कम होती जाती है तो काइनेटिक बढ़ती जाती है, और काइनेटिक बढ़ती जाती है तो उसकी वी बढ़ती जाती है, और उसकी वी बढ़ती जाती है तो उतने ही समय में जो बेस वी डी टी होगा, ये वाला वी डी टी, वी वन डी टी, और ये वी टू डी टी, ये वी टू डी टी, अब डी टी तो बराबर है एक स्वीप से इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये डंडा बड़ा है तो ये डंडा छोटा होगा, ना ये डंडा छोटा है तो ये डंडा बड़ा होगा, ये डंडा बड़ा होगा तो वी बड़ी होगी। और समझ में भी आ रही है कि वी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब प्लेनेट सन के पास आ रहा है तो सन खींचता चला जा रहा है, खींचता चला जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी डाउन हो गई, तो काइनेटिक बढ़ गई। तो अच्छा, ये ग्रेविटेशन जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव है तो आप कहोगे ये कंजर्वेटिव क्या होता है? जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं उन केवल वही फोर्सेज लग रहे हैं तो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक पोटेंशियल। तो कहीं पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो कहीं काइनेटिक ज्यादा है, सम कांस्टेंट है, मतलब इनका सम का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम का नाम मैकेनिकल एनर्जी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर V1 ज्यादा होगा, तो छोटी झाड़ू है तो तेज जो, जिससे कि उतना ही समय खराब हो झाड़ू देने में कमरे में उसमें। छोटी झाड़ू है तो V ज्यादा रखो, और लंबी झाड़ू है तो V कम रखो। ये आया, और ये फिर लॉ से भी आ जाता है, क्योंकि अपन ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताए और ये बताए, और पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो काइनेटिक आ गई, ये उधर से भी आ रहा है। फिर केपलर ने एक लॉ और बताया। क्या? केपलर ने ये लॉ बताया कि सारे प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे और सन उनके वन ऑफ द फोकाई, इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, उनमें से एक फोकाई पे सन है और इलिप्स में घूम रहे। ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ था स्वीप से इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या चीज? स्वीप, द लाइन जॉइनिंग सन टू द प्लेनेट। और तीसरा लॉ था कि टाइम पीरियड का स्क्वायर उसके आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, जो यहाँ से आ गया सर्कुलर ऑर्बिट के लिए उसने ड्राइव करा था। यहाँ पर कुछ एवरेज लिया जाता है, आगे की बात आगे करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही, अब हम बंद करते हैं। आप मेरी इस बात को देखोगे, कम से कम आपको कम से कम 10 पॉइंट मिलेंगे। आप 10 पॉइंट की गारंटी है अगर आप मेरा ये लेक्चर आप देख लो। चलो।